अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझा, आपने इसके स्पेशल केसेस को स्टडी किया। आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है। फ्लक्स का आज एक और नया जर्नल फार्मूला ड्राइव करना है। थ्रू अ सरफेस, एक ऐसी सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज जो रखती हो चार्ज। यानी आज के टॉपिक की डिमांड है, हमने क्या मालूम करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का फार्मूला ड्राइव करना है। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज, एक ऐसी सरफेस जो रखती है चार्ज। तो डायग्राम पर बेटा तवज्जो करें जी। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक क्लोज सरफेस है, जैसे कि सफ़ेयर, और इस सफ़ेयर का रेडियस r है और इसके सेंटर में आप देख सकते हैं, डायग्राम के सेंटर में एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q नज़र आएगा। जी जनाब, कंसीडर अ क्लोज सरफेस ऑफ अ सफ़ेयर। पहली बात, फ़र्ज़ करें कि आपके पास क्या है? एक क्लोज्ड सरफेस है, सफ़ेयर है, जिसका रेडियस r है और इसके सेंटर में आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q आपको नज़र आएगा। ठीक है जी, एक क्लोज सरफेस है सफ़ेयर जैसा और इसके सेंटर में आपको सिर्फ एक चार्ज, नोट करने वाली बात, एक चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आपको सफ़ेयर के सेंटर में नज़र आएगा। जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम है, हमने आज के आर्टिकल में क्या मालूम करना है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमें फ्लक्स मालूम करना है इस क्लोज्ड सरफेस का, इस सफ़ेयर का, जिसके सेंटर में पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q है। हमें इस क्लोज सरफेस सफ़ेयर का क्या मालूम करना है? फ्लक्स। तो मैंने लिखा है, इन ऑर्डर टू अप्लाई फार्मूला, आपने फ्लक्स का ये फार्मूला अप्लाई करना है। फाई ई इक्वल ई डॉट ए। लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि फ्लक्स क्या है। एक डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के दरमियान। क्योंकि आज के टॉपिक में हमें फ्लक्स मालूम करना था, तो मैंने वही फार्मूला दोबारा आपकी याद दहानी के लिए लिखा। इन ऑर्डर टू अप्लाई द फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स को मालूम करने के लिए इस फार्मूले पर तवज्जो। फार्मूला है ई डॉट ए। ई का कोई इशू नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो आप देख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडिकली आउटवर्ड। मसला है ए का, एरिया वेक्टर, ए के ऊपर एरो है, एरिया वेक्टर। आपको याद होगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को समझने के लिए पहला काम आपने ये करना है कि आपकी जो सरफेस है, सरफेस एरिया शुड बी फ्लैट। ये मार्कर से सेंटेंस लिखिएगा, सरफेस एरिया शुड बी फ्लैट। जब भी आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करते हो तो पहले आपको एरिया वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेंथ चाहिए, और इसके लिए सरफेस एरिया का शुड का वर्ड कंपल्सरी क्या है? फ्लैट। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करने से पहले बेटा आपको सरफेस एरिया को देखना है और वो क्या होना लाजमी है? फ्लैट। लेकिन अगर आप इस डायग्राम पर गौर करें तो हमारी क्लोज सरफेस, ये तो सफ़ेयर है,
फ्लैट नहीं। ज़रा फोकस करें ना बात को। देखिए हमें आज के टॉपिक में बेटा चाहिए फ्लक्स। ओके जी, हमें क्या मालूम करना है? फ्लक्स। फ्लक्स का फार्मूला है ई डॉट ए हो गया एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सरफेस पर नॉर्मल, लेकिन पहले ये ख्याल रखना है कि आपका सरफेस एरिया फ्लैट होना चाहिए, लेकिन ये सरफेस तो कर्व्ड है, सफ़ेयर है। तो फिर इस मसले का हल क्या? तो ये पॉइंट मैंने लिखा जी, इन ऑर्डर टू रिमूव दिस डिफ़िकल्टी, इस मसले का हल कैसे तलाश किया जाए? वी डिवाइड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सफ़ेयर इनटू n स्मॉल पैचेस ऑफ एरिया ऑफ मैग्नीट्यूड्स डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, सो ऑन डेल्टा AN। जी बेटा तवज्जो करें। देखें एरिया वेक्टर के लिए हमारी सरफेस क्या होनी चाहिए? फ्लैट, लेकिन ये तो सफेरिकल है। तो फिर इस डिफ़िकल्टी को कैसे रिमूव करें, दूर कैसे करें? तो याद रखें, हाईलाइट कर लें, वी डिवाइड द टोटल सरफेस एरिया। ये जो पूरा सफ़ेयर है, ये जो पूरा सफ़ेयर है, इस पूरे सफ़ेयर को हम क्या करें? डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दें इनटू n स्मॉल पैचेस, इनटू n स्मॉल पैचेस। इस सफ़ेयर को फ्लैट बनाने का तरीका क्या है कि आप पूरे सफ़ेयर को डिवाइड कर दें इनटू n स्मॉल पैचेस। n तादाद मेंशन नहीं की, जितने हो सके ज़्यादा पैचेस छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें। दोबारा सुन लें, हमें एरिया वेक्टर के लिए सरफेस एरिया का फ्लैट होना लाजमी है। तो सफ़ेयर को फ्लैट बनाने का क्या तरीका बताया कि आपने डिवाइड करना है इस पूरे सफ़ेयर को n स्मॉल पैचेस, छोटे छोटे हिस्सों में, पैचेस में। हर एक पैच की मैग्नीट्यूड, ज़रा तवज्जो करें, पहले पैच की मैग्नीट्यूड डेल्टा A1, इस पर एरो नहीं है, देख सकते हैं आप, मैग्नीट्यूड है ये। दूसरे पैच की मैग्नीट्यूड डेल्टा A2, तीसरे के लिए डेल्टा A3, सो ऑन डेल्टा AN। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। सफ़ेयर को फ्लैट बनाने का क्या तरीका? पूरे सफ़ेयर को छोटे छोटे पैचेस में, n पैचेस में डिवाइड कर दें। फिर लिखता है सपोज n इज़ अ वेरी लार्ज, कि ये जो n नंबर है, आपने कितने पार्ट, पैच, टुकड़े, एलिमेंट करने हैं? वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा। सो दैट ईच पैच में बी कंसीडर एज अ फ्लैट एलिमेंट ऑफ एरिया। कहता है आपने n को वेरी लार्ज रखना है, इतने ज़्यादा टुकड़े करने हैं कि हर एक पैच आपको कंसीडर्ड फ्लैट एलिमेंट, हर एक आपको मिले फ्लैट एलिमेंट मिले जिसका एरिया है जी। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखें। सफ़ेयर को फ्लैट बनाने का क्या तरीका? पूरे सफ़ेयर को बेटा छोटे छोटे n पैचेस में डिवाइड कर दें। n नंबर इतने ज़्यादा टुकड़े करें कि हर एक पैच इतना छोटा हो कि आप उसे फ़र्ज़ कर लो कि वो क्या है? कंसीडर्ड, फ़र्ज़ कर लें कि वो फ्लैट एलिमेंट है। द करस्पॉन्डिंग वेक्टर एरियाज, अब वेक्टर्स हैं तो इन देखें, इन सब पर एरो मेंशन है। ये जो आपने छोटे छोटे पैच टुकड़े किए, हर पैच इट सेल्फ एक वेक्टर। द करस्पॉन्डिंग वेक्टर एरियाज आर डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, सो ऑन डेल्टा AN रेस्पेक्टिवली। और ये तो आप तमाम जानते हो, हर एक, अब क्योंकि ये डेल्टा A1 वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन किधर? द डायरेक्शन ऑफ ईच वेक्टर एरिया इज अलोंग परपेंडिकुलर ड्रॉन आउटवर्ड। हर एक एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन किधर है जी? परपेंडिकुलर है, ड्रॉन आउटवर्ड टू द पैच। क्योंकि अब हर एक पैच इटसेल्फ एक वेक्टर है। जैसे पहला पैच डेल्टा A1 वेक्टर है, दूसरा पैच डेल्टा A2 वेक्टर है।
अब क्योंकि ये वेक्टर है तो इनमें डायरेक्शन भी होगी, तो हर एक वेक्टर एरिया की डायरेक्शन बेटा किधर होगी? परपेंडिकुलर, ड्रॉन आउटवर्ड। आप देख सकते हैं ये आपके सामने डायाग्राम में ये आपको एक पैच नज़र आ रहा है। इस एक पैच की, क्योंकि ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड, आप देख सकते हैं डायरेक्शन इसकी आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द पैच आउटवर्ड। और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी आउटवर्ड, दोनों ई और ए पैरेलल में एंगल थीटा 0, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, ई के लिए ये आउटवर्ड, और डेल्टा ए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वो इस पैच पर परपेंडिकुलर और वो भी है आउटवर्ड, दोनों ई और ए हर जगह पैरेलल थीटा 0, हर पैच के लिए ई और ए पैरेलल में थीटा 0 लिखा है। लेट E1, E2, E3, En ये सब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज हैं एट द सेंटर ऑफ वेक्टर एरियाज। पहला वेक्टर एरिया डेल्टा A1 और पहले वेक्टर एरिया के लिए इंटेंसिटी E1, दूसरा वेक्टर एरिया डेल्टा E2 इंटेंसिटी E2, सो ऑन चलते जाए। और ये पॉइंट याद रखेंगे, हर एक पैच के लिए E और डेल्टा ए दोनों पैरेलल में थीटा 0। नेक्स्ट पेज पर अब 1 बाय 1 हर एक पैच का अलग अलग फ्लक्स मालूम करना है। फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट पैच। अब आपने ये फ्लक्स निकाला पहले पैच का, क्योंकि पहला पैच है तो डेल फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले पैच के लिए 1, E1 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डॉट डेल्टा A1 एरिया वेक्टर पहले पैच का, क्योंकि फार्मूला वही बेसिक है। फ्लक्स क्या है? डॉट प्रोडक्ट है E और A के दरमियान, क्योंकि पहले पैच का फ्लक्स है तो सारे 1 1 1। सिमिलरली इसी तरह आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें अदर पैचेस का। ये दूसरे पैच के लिए फ्लक्स आ गया E2 डॉट डेल्टा A2, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, एरो लाजमी है। कहीं पर भी आपने एरो भूल गए तो टॉपिक गलत। इसी तरह तीसरे पैच का फ्लक्स आ गया E3 डॉट डेल्टा A3, चलते जाएं एंड आखिरी पार्ट का En डॉट डेल्टा AN। हर पैच का अलग अलग बेटा आपने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अब हमें चाहिए टोटल फ्लक्स पूरे सफ़ेयर का, क्लोज सरफेस का। टोटल फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस इज द सम। आपने क्या लेना है? सम ऑफ ऑल द फ्लक्स। हर एक पार्ट का अलग अलग फ्लक्स हासिल करने के बाद तमाम फ्लक्स का आपने सम लिया, ऐड किया, टोटल फ्लक्स आपके सामने। तो टोटल फ्लक्स आ गया E1 डॉट डेल्टा A1 प्लस E2 डॉट डेल्टा A2 प्लस E3 डॉट डेल्टा A3 सो ऑन En डॉट डेल्टा AN। तमाम फ्लक्स का सम आपको मिला टोटल फ्लक्स होल क्लोज सरफेस सफ़ेयर का। क्योंकि बेटा ये देखें, अब है अगले स्टेप पे ज़रा तवज्जो करें। E ये भी वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और डेल्टा A ये भी एरिया वेक्टर, इनके ऊपर एरो मेंशन है। ये दो वेक्टर हैं फॉर ईच सरफेस पैच आर इन सेम डायरेक्शन। जी अभी आपको डायग्राम में ये बात वाज़ेह की कि E भी वेक्टर, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो पैच पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, E और A दोनों पैरेलल सेम डायरेक्शन में थीटा 0। अब आपने ये डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करना है, फाई ये हो गया E1। अब देखें बेटा इधर वेक्टर था E और A वेक्टर, लेकिन अब मैग्नीट्यूड्स हैं। E1 की मैग्नीट्यूड डेल्टा A1 की मैग्नीट्यूड, डॉट में कॉज और थीटा 0, क्योंकि E और A दोनों पैरेलल थीटा 0 सेम डायरेक्शन में है। इसी तरह से E प्लस E2 मैग्नीट्यूड डेल्टा A2 मैग्नीट्यूड कॉस 0। हर पैच के लिए E और A सेम डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल थीटा 0। फिर E3 डेल्टा A3 कॉस 0, चलते जाएं En डेल्टा AN कॉस 0।
आपको याद होगा बेटा ये कॉस, जो कॉस है कॉस 0 1 होता है, 1 को मल्टीप्लाई कर दें तो वही, तो फ्लक्स आ गया ई ए डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 E3 डेल्टा A3, चलते जाएं EN डेल्टा AN। एहतियात करनी है, अब इन पर कोई एरो नहीं है, ये सब मैग्नीट्यूड्स हैं, ये सब मैग्नीट्यूड हैं। अब बेटा इस सेंटेंस को ज़रा एहतियात से इस फिक्रे पर तवज्जो करनी है ताकि आप बात को समझ पाएँ। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, देखें ई के ऊपर एरो नहीं है, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो मैग्नीट्यूड है एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर सरफेस एलिमेंट के इज सेम। एहतियात करें, अहम नुक्ता, मैग्नीट्यूड किसकी मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर सरफेस एलिमेंट के हर पॉइंट पर सेम है। मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर बेटा सेम है। क्यों? बिकॉज दे आर एट द सेम डिस्टेंस, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर क्या है, सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि जी सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, हर पैच का स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस सेम है। दोबारा पिछले पेज पर ये देखें बेटा, इसलिए तो अब बार बार कहा गया शुरू में कि ये पॉइंट चार्ज स्फीयर के सेंटर में है, तो स्फीयर के सेंटर में होने की वजह से इस चार्ज का पैच और चार्ज का दरमियानी फासला सेम है। आप कोई भी पैच ले लो, चाहे वो पैच ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, कहीं भी हो, हर पैच का सेंटर से डिस्टेंस सेम है। इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड भी सेम है। ये नुक्ता याद रखिए, पॉइंट याद रखना है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर सेम है, यानी E1 की मैग्नीट्यूड, E2 की मैग्नीट्यूड, E3 मैग्नीट्यूड सब सेम है। वजह बिकॉज हर पैच का जो डिस्टेंस है, दे आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। हर पैच का सेंटर से फासला बराबर, डिस्टेंस सेम होने की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो अगले पॉइंट पर ज़रा तवज्जो करें, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है जी। 10 आप देखें E1 मैग्नीट्यूड, बेटा आपको याद होगा ना, ये दो पैरेलल लाइंस, ये मॉडुलस मैग्नीट्यूड हैं। E1 मैग्नीट्यूड बराबर E2 मैग्नीट्यूड बराबर E3 सोन En इक्वल E के। हाँ जी, हर पैच के लिए डिस्टेंस सेम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पैच के लिए मैग्नीट्यूड सब बराबर। तो जहाँ E1 लिखा होगा वहाँ आप E लिख दो, E2 की जगह भी E, E3 भी E। तो जी तो फ्लक्स हो गया हमारे पास जी। बेटा इधर देखें, वापस पेज पर आते हैं, ये था E1 डेल्टा A1, तो अब आप इस E1 की जगह आप लिख दोगे E डेल्टा A1, फिर E2 की जगह लिख दोगे E डेल्टा A2। हर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है, तो फ्लक्स हो गया E डेल्टा A1 E डेल्टा A2 प्लस E डेल्टा A3 सोन E डेल्टा AN। E1 E2 E3 EN सब मैग्नीट्यूड बराबर इन जर्नल E के। अब बेटा इन तमाम में आप E को कॉमन ले लें, E कॉमन, बाकी ब्रैकेट में डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा AN E। अब ये तमाम डेल्टा A1 ये एरिया, ये मैग्नीट्यूड है पहले पैच के एरिया की, डेल्टा A2 ये मैग्नीट्यूड है दूसरे पैच के एरिया की। इसी तरह अगर आप तमाम पैचेस के एरिया का सम लें तो दोबारा आपको वही वापस मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यानी आप इन तमाम, क्योंकि पहले आप देखें ना डायग्राम में, पहले आपके पास पैच पूरा एक स्फीयर था, आपने स्फीयर को फ्लैट बनाना था,
तो आपने छोटे छोटे पैचेस में तकसीम किया। अब आप उन तमाम पैचेस को दोबारा से, तमाम पैचेस के एरिया की मैग्नीट्यूड दोबारा से आप सबको ऐड करोगे तो फिर वही आपको मिल जाएगा क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सफ़ेयर। अब बेटा ये दोनों आपको याद इसी चैप्टर 12 में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड का ये रिलेशन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्रूफ करा चुका हूँ। ई होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। आप इस ई की वैल्यू को यहाँ इस जगह दर्ज कर दोगे। फिर आगे टोटल सफेरिकल सरफेस एरिया, और ये फार्मूला भी सबको याद है, एरिया ऑफ सफ़ेयर 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ दर्ज करेंगे। इन दोनों को इस फार्मूले में दर्ज करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये ई का फार्मूला और ये एरिया ऑफ सफ़ेयर का, अब इनमें देखें क्या कैंसिल होता है, 4 पाई से कैंसिल, आर स्क्वायर से कैंसिल, तो बाकी रह गया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला प्रूफ किया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज, फाई ई हो गया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। हमारी जो क्लोज सरफेस थी सफेरिकल, जिसके सेंटर में क्यू चार्ज था, तो फ्लक्स आया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से बेटा अब रिजल्ट की जानिब, ये फार्मूला हमें वाज़े बता रहा है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस डिपेंड्स अपॉन, ये फार्मूला हमें क्या बताता है, फ्लक्स डिपेंड करता है, किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स डिपेंड करता है। पहला फैक्टर देखें एप्सिलॉन नॉट मीडियम, एप्सिलॉन नॉट मीडियम। दूसरा है चार्ज एनक्लोज, चार्ज क्यू कि कौन सा चार्ज सरफेस के अंदर बंद था। तो जो फार्मूला हमने प्रूफ किया उस फार्मूले से बेटा समझ आई कि फ्लक्स डिपेंड करता है। फार्मूला क्लियर बता रहा है, दो फैक्टर, पहला फैक्टर क्यू चार्ज के सरफेस में मौजूद चार्ज कौन सा था, क्योंकि क्यू चार्ज था तो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। दूसरा है मीडियम, एप्सिलॉन नॉट मीडियम। एप्सिलॉन नॉट अगर आपको याद हो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, ठीक है जी। तो फ्लक्स डिपेंड करता है कितने फैक्टर बेटा, दो फैक्टर। पहला फैक्टर इस सरफेस के अंदर मीडियम कौन सा है, दूसरा सरफेस के अंदर चार्ज कौन सा है। ये सब ऑब्जेक्टिव है आपकी। एक और अहम बात, इट डज नॉट डिपेंड, फ्लक्स कभी भी डिपेंड नहीं करता किस पर, शेप और ज्योमेट्री पर। फ्लक्स कभी भी डिपेंड नहीं करता शेप और ज्योमेट्री पर। यानी आप यूँ नहीं कह सकते कि यहाँ हमारी जो क्लोज सरफेस थी वो सफेरिकल थी तो इसलिए ये फार्मूला बना, नहीं। शेप पर, ज्योमेट्री पर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। सरफेस जैसा मर्जी हो, उस सरफेस की शेप जैसी मर्जी हो, फ्लक्स कभी भी शेप और ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता। फ्लक्स सिर्फ डिपेंड करता है दो फैक्टर पर, एक चार्ज क्यू पर के सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज एनक्लोज्ड है, और दूसरा एप्सिलॉन नॉट यानी कि मीडियम, सरफेस के अंदर मीडियम कैसा है। फ्लक्स सिर्फ डिपेंड करता है दो फैक्टर पर, फ्लक्स कभी भी डिपेंड नहीं करता शेप और ज्योमेट्री पर। इसी बात को मज़ीद आगे क्लैरिफाई करते हैं। फ्लक्स कभी भी शेप और ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए फर्दर टॉपिक के अगले हिस्से पर यहाँ हेडिंग पर तवज्जो करें जी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस ऑफ इर्रेगुलर शेप, इर्रेगुलर शेप, ये जो आखिरी पॉइंट था कि फ्लक्स कभी भी शेप और ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता, इस कॉन्सेप्ट को वाज़े करने के लिए मैंने हेडिंग दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस ऑफ इर्रेगुलर शेप।
आपने फ्लक्स मालूम करना है क्लोज सरफेस का, लेकिन उसकी शेप इरेगुलर है, मेंशन है। और आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये रेड बाउंड्री, ये आपके पास एक क्लोज सरफेस है, लेकिन शेप देख सकते हैं बेटा इरेगुलर। तो मैंने यहाँ लिखा है इफ वी इमेजिन दैट क्लोज सरफेस इज नॉट सफेरिकल, क्लियर लिखा है नॉट सफेरिकल इन शेप बट इट हैज इरेगुलर शेप। कहते हैं इमेजिन कर लें कि अब आपकी क्लोज सरफेस नॉट सफेरिकल, सफेरिकल नहीं है, बल्कि शेप क्या है इरेगुलर है। और आप ये देख सकते हैं ये रेड पॉइंटर से ये बॉल पेन से बाउंड्री। अच्छा जी, अब क्योंकि हमारी जो क्लोज सरफेस है वो इरेगुलर शेप की है, तो अब हम क्या करेंगे, अ क्लोज सरफेस एस इज एनक्लोज्ड इन एन इमेजिनरी सफेयर। इमेजिनरी कहते हैं इसी इरेगुलर शेप वाले क्लोज सरफेस के अंदर अब हमने क्या किया है, हाँ जी हमने क्या किया, हमने आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और क्लोज सरफेस हमने बनाई, ये देख सकते हैं ये एक और क्लोज सरफेस है। और ये क्लोज सरफेस इमेजिनरी सफेयर, असल हमारी सरफेस ये वाली है इरेगुलर शेप वाली। तो इसी इरेगुलर शेप वाली सरफेस के अंदर हमने एक और क्लोज सरफेस बनाया, इमेजिनरी सफेयर बनाया, एक और सफेयर बनाया। और इसके सेंटर में आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज क्यू मौजूद है। ठीक है बेटा, हमारी असल सरफेस कौन सी है, ये इरेगुलर शेप। ठीक है जी, इसी के अंदर हमने एक और इमेजिनरी सफेयर बनाया और उस सफेयर के सेंटर में हमने पॉजिटिव चार्ज क्यू को रखा। तवज्जो तलब बात, इट कैन बी सीन, इट कैन बी सीन, आप डायग्राम से देख सकते हैं फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एस। ये जो आपकी क्लोज सरफेस एस है जी, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एस इज सेम एज दैट थ्रू सफेयर। It can be seen that flux through closed surface S is same as through sphere। क्योंकि ये जो आपकी क्लोज सरफेस थी वो जस्ट लाइक सफेयर की तरह थी, तो कहते हैं फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस जी। अब आपने फ्लक्स हासिल किया क्लोज सरफेस का सेम एज सफेयर। ये जो आपका इमेजिनरी सफेयर था, इस सफेयर का फ्लक्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप इसी टॉपिक में प्रूफ कर चुके हैं। सो वी कंक्लूड दैट, तो आपने ये कंक्लूजन हासिल किया, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स के टोटल फ्लक्स क्लोज सरफेस का कभी भी डिपेंड नहीं करता शेप और ज्योमेट्री पर, ये सिर्फ डिपेंड करता है मीडियम और चार्ज पर, मीडियम और चार्ज पर जी। तो दोबारा ज़रा तवज्जो कर लें, आपने पहले एक क्लोज सरफेस बनाई जो कि इमेजिनरी, जो कि सफेरिकल नहीं थी, इरेगुलर शेप की। आप इस इरेगुलर शेप का फ्लक्स लेना चाहते हो तो आपने इसी के अंदर क्या किया, एक और इमेजिनरी सफेयर बनाया, आपने इस सफेयर का फ्लक्स निकाला। यही फ्लक्स इस इरेगुलर शेप के फ्लक्स के बराबर, दोनों का सेम फ्लक्स है। तो इससे ये बात समझ आ गई, कंक्लूजन ये निकला कि फ्लक्स कभी भी शेप और ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता। फ्लक्स डिपेंड करता है तो दो फैक्टर, एक मीडियम सरफेस के अंदर मीडियम कौन सा है, दूसरा सरफेस के अंदर चार्ज कौन सा है। तो यहाँ बेटा ये आपका आर्टिकल मुकम्मल हुआ। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इसे याद करके लिखेंगे, बार बार आप मेरे लेक्चर को, ऑडियो वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड रिवर्स करें, आगे पीछे बार बार वीडियो लेक्चर को सुने। नोट्स भी बेटा आप ज़रूर ख़रीदा करें, नोट्स कॉलेज से, गर्ल्स कॉलेज से और बॉयज़ से भी आपको ये नोट्स मिलेंगे बेटा। नोट्स ज़रूर, ताकि जो पॉइंट आपको ऑडियो वीडियो लेक्चर में परेशान करे वो आप नोट्स से देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपने आज के लेक्चर को तवज्जो से सुना, समझा। इंशाअल्लाह कोई भी प्रॉब्लम हो आप बेटा कॉल कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।